बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर के अंदर हमने जो टॉपिक डिस्कस करने हैं फीचर्स ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। प्रीवियस दो लेक्चर के अंदर हमने जो टॉपिक डिस्कस किए हैं, एक हमने डिस्कस किया था एडवांटेजेस ऑफ डीबीएमएस और दूसरा हमने देखा था डिसएडवांटेजेस ऑफ डीबीएमएस। तो आज का जो टॉपिक है हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। टॉपिक का नाम है फीचर्स ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें जो पहला आपका फीचर है वो डाटा डिक्शनरी आता है। डाटा डिक्शनरी को हमने डिसएडवांटेजेस के अंदर भी डिस्कस किया था कि उसके अंदर जो हमने डिसएडवांटेज देखा था कि ये ऐसे ओवरहेड के तौर पे काम कर रहा होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर, यानी कि एक एक्स्ट्रा चीज़ के ऊपर वो काम कर रहा होता है। इसके अंदर हम देखेंगे कि डाटा डिक्शनरी होती क्या है, इसके अंदर हम क्या क्या चीज़ें उसके अंदर यूज़ करते हैं और किस तरह से हम उसको यूज़ करते हैं। अब सम डेटाबेस हैव अ डाटा डिक्शनरी, कुछ डेटाबेस होते हैं उनकी डाटा डिक्शनरी होता है। प्रोसीजर्स डॉक्यूमेंट्स और डिक्स फाइल दैट स्टोर द डाटा डेफिनेशन और अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ डाटा यूज इन द डेटाबेस। जो भी हम डेटाबेस के अंदर डाटा हम यूज़ करेंगे, स्टोर करेंगे, उनकी डेफिनेशंस और इसके अलावा जो सा हम फील्ड्स वगैरह यूज़ कर रहे होते हैं या जो भी हम टेबल्स वगैरह यूज़ कर रहे होते हैं, उनका जो स्ट्रक्चर होते हैं, उनकी जो डिस्क्रिप्शंस होती हैं, वो सारी की सारी आपकी डाटा डिक्शनरी के अंदर स्टोर होती हैं। कि कौन सी फील्ड्स का नेम हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं, फील्ड्स ने नेम्स कौन सा यूज़ कर रहे हैं, उसके अंदर साइज़ हम कितना यूज़ कर रहे हैं, डाटा टाइप्स कौन सी यूज़ कर रही हैं, किस तरह का हमने डाटा यूज़ करना है, वो सारा का सारा आपका डाटा डिक्शनरी के अंदर स्टोर होता है। जब भी हम डाटाबेस के अंदर डाटा डिक्शनरी को यूज़ करते हैं तो हमें टेबल्स के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है कि कौन सी फील्ड्स के अंदर कौन सा डाटा हम एंटर्स कर रहे हैं और उसकी हमने बैक एंड के ऊपर कौन सी डाटा टाइप मेंशन की हुई है और कितना हमने साइज़ रखा हुआ है फील्ड का और कितनी हमने लेंथ तक हमने डाटा उसके अंदर एंटर करना है। जैसे हमने पासवर्ड वगैरह हम यूज़ करते हैं तो उसके अंदर हमें लेंथ बताई जाती है कि मिनिमम हम 8 कैरेक्टर्स तक हम एंटर कर सकते हैं और मैक्सिमम हम 16 कैरेक्टर्स तक एंटर कर सकते हैं। तो इनकी डेफिनेशन आपकी डाटा डिक्शनरी के अंदर स्टोर होती है। अगर हम 8 कैरेक्टर से कम एंटर करोगे तो डाटा डिक्शनरी आपको मैसेज जनरेट्स कर देगी। अगर ज़्यादा भी एंटर करोगे 16 कैरेक्टर से तब भी आपको डाटा डिक्शनरी आपका मैसेज वहाँ पर जनरेट्स कर देती है। इसी तरह से जो फील्ड नेम होती हैं, कुछ फील्ड नेम होती है जिसके अंदर हमने रोल नंबर एंटर्स करना होता है, तो फिर हम उसके डाटा टाइप मेंशन कर देते हैं कि नंबर्स डाटा हम इसके अंदर एंटर्स करते हैं। अगर नंबर्स के अगेंस्ट डाटा एंटर करोगे तो डाटा डिक्शनरी आपको मैसेज वहाँ पे जनरेट्स कर देगी। फिर उसकी लेंथ होती है, लेंथ 3 करेक्टर तक या 4 करेक्टर तक या 5 करेक्टर तक एंटर कर सकते हैं। इससे अगर कम तो एंटर कर सकते हो, लेकिन अगर आप ज़्यादा एंटर करोगे तो भी आपकी डाटा डिक्शनरी उसके अंदर मैसेज वगैरह जनरेट्स कर देगी। इसके अंदर हम देख लेते हैं उसके अंदर एम एस एक्सेस के अंदर जो भी हम टेबल्स बनाते हैं उसके अंदर ये आपके पास एम एस एक्सेस की फ़ाइल पड़ी है। इसके अंदर हमने इसको एम एस एक्सेस को ओपन किया। जब भी हम टेबल्स क्रिएट्स करते हैं तो टेबल्स क्रिएट्स करने के अंदर हम उसके डिज़ाइन स्ट्रक्चर के अंदर जाते हैं। हम डिज़ाइन स्ट्रक्चर के अंदर जाएँ, इसके अंदर हमें स्टूडेंट टेबल्स का हमने नाम लिख दिया। यहाँ पे ये आपके पास स्टूडेंट टेबल आ गए, यहाँ हमने स्टूडेंट टेबल दिखा दी यहाँ पे। तो इसके अंदर ये आपकी डिक्शनरी का स्टोर है। फील्ड साइज़ क्या है, लॉन्ग इंटीजर, न्यू वैल्यू क्या है, इंक्रीमेंटेड, फॉर्मेट्स के अंदर डिस्क्राइब करेंगे, इंडेक्सेस हम डिस्क्राइब करेंगे, स्मॉल टैग्स हो गया, टेक्स्ट लाइन आ गया। इसके अलावा हम डाटा टेबल्स की जो हम डिज़ाइन व्यू के अंदर जाते हैं तो उसके अंदर हम सारी चीज़ें लिख रहे होते हैं कि इस फील्ड का नाम हम क्या दे रहे हैं, इसके हम डाटा टाइप क्या मेंशन करें, इस फील्ड का क्या नाम है, उसकी डाटा टाइप क्या मेंशन करें, कि जो सी हम फील्ड्स नेम लिखेंगे उसकी डाटा टाइप हम मेंशन कर देंगे। फिर हम अगर टेक्स्ट लिख रहे हैं तो टेक्स्ट डाटा टाइप एंटर करेंगे, मेमो लिख रहे हैं तो मेमो। ये सारी की सारी आपकी डाटा डिक्शनरी के अंदर स्टोर होती रहेंगी इसके अंदर। फिर हम नीचे उसकी फील्ड्स की प्रॉपर्टीज़ के अंदर जाते हैं। ये आपकी फील्ड्स की प्रॉपर्टीज़ होती हैं जनरल के अंदर कि आपने फील्ड का साइज़ कितना रखना है, ये भी आपके पास यहाँ पे मेंशन होती है। लॉन्ग इंटीजर रखना है, रेप्लिकेटेड आईडी रखना है, ये कैप्शन प्रॉपर्टी होती है। ये सारी की सारी आपकी यहाँ पे डाटा डिक्शनरी के अंदर स्टोर होती हैं। अवेलेबल्स होती हैं, आपने डाटा डिक्शनरी के अंदर इनको स्टोर करना होता है। अब जो से भी फील्ड्स के अंदर जिस टाइप का डाटा टाइप एंटर करते रहोगे वही आप वहाँ मेंशन करते रहोगे, तो डाटा डिक्शनरी अपने अंदर उसको स्टोर करता रहेगा। जैसे ही वो स्टोर करेगा तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप उसके अंदर डाटा एंटर करोगे तो उसी के मुताबिक आपने वहाँ पे डाटा एंटर्स करना है। अगर उसके अगेंस्ट जाओगे तो डाटा डिक्शनरी आपको वहाँ पे मैसेज वगैरह जनरेट्स कर देगा। नीचे उसने लिखा हुआ है डाटा डिक्शनरी में मॉनिटर द डाटा बीइंग एंटर टू मेक श्योर इट कन्फर्म्स टू द डाटा डेफिनेशन नोड्स। कि जैसे हम डाटाबेस के अंदर डाटा एंटर करते हैं तो डाटा डिक्शनरी का एक
हम कह सकते हैं उसके अंदर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जैसे ही डाटा एंटर होगा उसको कंफर्म करेगी कि अकॉर्डिंग टू डाटा डेफिनेशन रूल्स के मुताबिक एंटर हो रहा है या फिर नहीं हो रहा। उसमें फाइल नेम आ गया, फील्ड नेम आ गया, फाइल नेम कोई भी जिस फाइल नेम जो जो जिस फाइल के अंदर डाटा हम एंटर करेंगे उसी फाइल्स के नेम हम देंगे, उसके अंदर हम डाटा हम एंटर कर देंगे। पास्ट हम क्यूरी की मदद से भी हम डाटा एंटर कर रहे होते हैं तो फाइल का हम नेम दे देते हैं, फील्ड का हम नेम दे देते हैं, और फील्ड साइज़ हमें मेंशन होती है तो उसी के मुताबिक हम डाटा वहाँ पे एंटर कर देते हैं। फील्ड साइज़ हो गया, डाटा टाइप्स हो गया, इट मे बी यूज़ फॉर डाटा एक्सेस अथोराइजेशन फॉर द डाटा बेस यूज़र। फिर ये आपके पास यूज़ होती हैं जब हम डाटे को एक्सेस कर रहे होते हैं, तो तब जाके आप डाटा बेस यूज़र उसको आसानी से वहाँ पे इन डाटा डिक्शनरी के रूल्स के मुताबिक वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। तो ये इसका पहला था फीचर्स। उसके अंदर देखते हैं हम दूसरा फीचर यूटिलिटीज़ का। DBMS utilities are the software program that are used to maintain the database by manipulating the data, records and the file। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर जो भी हम छोटी छोटी एक्टिविटीज़ करते हैं वो सारी की सारी हम यूटिलिटीज़ के मदद से हम परफॉर्म करते हैं। उसके अंदर हम बैकअप्स कर रहे होते हैं, रिकवरी का प्रोसेस कर रहे होते हैं, कोई हम उसके अंदर फाइल्स बना रहे हैं, कोई प्रोग्राम बना रहे हैं, डाटा को हम स्टोर कर रहे हैं, रिकॉर्ड्स को हम स्टोर कर रहे हैं, या हम कोई एक्स्ट्रा फाइल्स बना रहे हैं, डाटा की मैनिपुलेशंस कर रहे हैं, वो सारा का सारा हम यूटिलिटीज़ के मदद से ही सारा काम कर देते हैं, वहाँ पे परफॉर्म करते हैं। सिंपल वर्ड्स के अंदर हम कह सकते हैं जो लिखा हुआ है उसके अंदर यूटिलिटीज़ आपके पास प्रोग्राम सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होते हैं जो कि डेटाबेस के अंदर मेंटेनेंस के जितने भी काम होते हैं वो सारे के सारे वो परफॉर्म करवाते हैं। उसके बाद देखते हैं हम क्यूरी लैंग्वेज। नॉर्मली तौर पे जो क्यूरी लैंग्वेज होती है उसको मतलब स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज कहते हैं। इसकी मदद से हम डिफरेंट एक्टिविटीज़ हम डाटाबेस के ऊपर परफॉर्म करते हैं। उसके बाद हम टेबल्स को हम स्ट्रक्चर क्रिएट्स कर रहे होते हैं, डाटा उसके अंदर हम टेबल्स के अंदर एंटर्स कर रहे होते हैं, जो डाटा स्टोर होते हैं हम उसको रिट्राइव कर रहे होते हैं, वापस लेकर आ रहे होते हैं। उसके अलावा हम जो रिकॉर्ड्स वगैरह होते हैं हम उसको सिलेक्ट वगैरह करके उसकी हम अपडेशंस वगैरह भी कर रहे होते हैं। ये बेस करती हैं आपकी क्राइटेरिया के ऊपर कि हमने कौन सा क्राइटेरिया लगाया हुआ है और किस क्राइटेरिया की मदद से हम डाटा एंटर्स कर रहे हैं, किस क्राइटेरिया की मदद से हम डाटा रिट्राइव्स कर रहे हैं और किस क्राइटेरिया की मदद से हम डाटे को वहाँ पे अपडेट्स वगैरह कर रहे हैं। एंड फॉर्मेट इंडिकेटेड विद इन द डाटाबेस, तो जो सा फॉर्मेट होता है उसी के मुताबिक आपका वो आपकी क्यूरी लैंग्वेज वहाँ पे काम करती है। टिपिकली जो आपकी क्यूरी फॉर्म होती है वो इंग्लिश लाइक सेंटेंस के अंदर होती है, यानी कि कमांड्स की फॉर्म में होती हैं। जैसे सिलेक्ट क्यूरी आ गई, उसकी मदद से हम एक डाटाबेस के अंदर जो रिकॉर्ड्स पड़ा होते हैं हम एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया लगा के वो हम रिकॉर्ड वहाँ से सिलेक्ट कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक स्टूडेंट्स की हमने फाइल्स बनाई हुई है, टेबल्स बनाई हुई हैं, उसके अंदर 100 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड्स पड़ा है, हमने वहाँ से वो स्टूडेंट सिर्फ सेलेक्ट करने हैं जो कि ग्रेटर देन 50 वाले हों, या हमने 5 स्टूडेंट लगाने हैं सेलेक्ट करने हैं, तो हम सेलेक्ट क्यूरी लगाएंगे। सेलेक्ट क्यूरी की मदद से हमने वो वाले स्टूडेंट्स वहाँ से सेलेक्ट करेंगे, बजाय कि हम एक एक स्टूडेंट्स वहाँ पे सेलेक्ट करते रहें। हम एक सिंपल क्यूरी लगा देंगे तो जितने भी स्टूडेंट होंगे वो क्राइटेरिया के मुताबिक वो सारे के सारे वहाँ पे सिलेक्ट हो जाएंगे। दूसरा उसके अंदर हम डिलीट्स कर सकते हैं, कोई हमने रिकॉर्ड डिलीट करना होता है तो वो हम क्यूरी लैंग्वेज से हम रिकॉर्ड्स को डिलीट्स कर सकते हैं। बाज़ टाइम हमें एक रिकॉर्ड डिलीट करना पड़ता है, बाज़ टाइम हमें मल्टीपल रिकॉर्ड्स डिलीट करने पड़ते हैं, तो हम सिंपल क्यूरी की मदद से हम सारे रिकॉर्ड इकट्ठे डिलीट कर सकते हैं। मॉडिफिकेशंस क्या होता है कि डाटे की हमने मॉडिफिकेशंस करनी होती हैं, अपडेशंस करनी होती हैं, उसके अलावा हमने कोई कमांड्स वगैरह इंसर्ट करनी होती है, सारा का सारा हम क्यूरी लैंग्वेज की मदद से परफॉर्म करते हैं। क्यूरी लैंग्वेज हमारी यूज़ करना तो आसान होती है लेकिन इसकी जो स्टेटमेंट्स होती हैं उसको हमें याद करना पड़ता है। अगर आपको क्यूरी लैंग्वेज की स्टेटमेंट याद होगी तो तब जाके आप उसको वहाँ पे यूज़ कर सकते हो। जैसे हमने फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ा था ना कि दो तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़े थे, कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा था, दूसरा हमने ग्राफिकल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा था। ग्राफिकल में तो ये था कि आपके पास डिफरेंट आइकन्स, मेन्यूज़ और बटन होते थे, तो उनको हम सिलेक्ट करके सारी की सारी हम एग्जीक्यूशन परफॉर्म कर लेते थे। लेकिन जो कमांड लाइन था उसमें आपको कंप्लीट कमांड याद करनी पड़ती थी, जो भी कमांड आपको याद कर, अगर कमांड्स के अंदर कोई मिस्टेक होती थी तो तब जाके आपकी कमांड वहाँ पे परफॉर्म नहीं होती थी। तो क्यूरी लैंग्वेज भी आपकी वही है कि आपको कंप्लीट्स आपको स्टेटमेंट याद करनी पड़ती है, जो भी आप स्टेटमेंट आपको यूज़ करनी है उसको याद करके फिर आपको वहाँ पे यूज़ करनी पड़ती है, तो तब जाके आपका डाटा के अंदर ऑपरेशन वगैरह वहाँ पे परफॉर्म होते हैं। तो ये आपका थर्ड फीचर था क्यूरी लैंग्वेज का। नेक्स्ट आता है उसके अंदर रिपोर्ट जनरेटर। रिपोर्ट जनरेटर आपके पास प्रोग्राम होते हैं जिसके अंदर हम डाटाबेस में से कुछ रिकॉर्ड्स को अपडेट रिट्राइव्स करके उसको स्क्रीन के ऊपर हम रिजल्ट जनरेट्स करते हैं, स्क्रीन के ऊपर हम डिस्प्ले करते हैं, या फिर हम डॉक्यूमेंट्स की फॉर्म में हम उसके अंदर प्रिंट्स करते हैं। फॉर एग्जांपल हमें एक हमारे क्लास में से एक रिपोर्ट्स क्रिएट्स करनी पड़ती है कि हमने मैक्सिमम
जो ग्रेटर दैन 90 वाले स्टूडेंट हैं हमने उसकी रिपोर्ट जनरेट करनी है, ग्रेटर दैन 80 वाले स्टूडेंट हैं उनकी हमने रिपोर्ट जनरेट करनी है। या वीकेंड्स के आपकी जो क्लास के अंदर फ़ीस वगैरह की रिपोर्ट्स आती है कि किन की आपकी फ़ीस की रिमेनिंग फ़ीस है, तो हमें क्लास की डाटा नहीं उठाना पड़ता, बल्कि हमें जैसे क्राइटेरिया लगा देते हैं, उस क्राइटेरिया की मदद से जस्ट वही वाले स्टूडेंट्स आ जाते हैं जिनकी फ़ीस आपकी रिमेनिंग होती है, वो आपकी एक रिपोर्ट्स की फॉर्म में डिस्प्ले होती है। फिर आप उसको प्रिंटेड फॉर्म में भी आप प्रिंट कर सकते हो। रिपोर्ट आपकी डिफरेंट फॉर्मेट्स के अंदर होती है, या ये आपकी डिपेंड्स करती है आपके क्राइटेरिया के मुताबिक। वो रो हेडिंग्स के अंदर भी होती है, कॉलम हेडिंग्स की भी होती है, पेज हेडर्स के अंदर भी होती है। इवन द नॉन एक्सपर्ट्स कैन क्रिएट्स वेरी यूजफुल एंड द अट्रैक्टिव रिपोर्ट्स बाय यूजिंग द फैसिलिटी। इन फैसिलिटी की वजह से ना, कि वो कहता है कि जो नॉन एक्सपर्ट्स होते हैं, जो एक्सपर्ट बंदा भी नहीं होता, वो आसानी से कोई भी रिपोर्ट्स उसके अंदर जनरेट्स, अट्रैक्टिव रिपोर्ट जनरेट्स, क्योंकि उसके अंदर आपको डिफरेंट आपके पास मेथड दिए गए होते हैं। जैसा आपने एक क्राइटेरिया सेलेक्ट करना होता है, जैसे क्राइटेरिया सेलेक्ट करोगे तो आपको उसी के मुताबिक आपको वहाँ पे रिपोर्ट जनरेट्स कर देगा वहाँ पे। नेक्स्ट फीचर होता है उसके अंदर एक्सेस सिक्योरिटी। कि सिक्योरिटी आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट फीचर होता है कि हम डेटाबेस के अंदर हम सिक्योरिटी अप्लाई कर देते हैं कि कौन सा पर्सन डेटाबेस को एक्सेस कर सकता है, कौन सा पर्सन उसके अंदर एक्सेस नहीं कर सकता। बाद में हम सिक्योरिटी की लिमिटेशन भी दे सकते हैं कि कौन सा पर्सन कितनी लिमिट्स तक डाटा यूज़ कर सकते हैं और कितनी लिमिट्स तक डाटा वहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते। जैसे आपका बोर्ड का रिजल्ट होता है तो उसके अंदर हम सिक्योरिटी अप्लाई कर देते हैं वेबसाइट्स के ऊपर, कि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो जस्ट वहाँ पे जाके अपना रोल नंबर एंटर्स करते हैं, एंटर्स करके वो जाके वो डाटा वहाँ पे देख सकते हैं जस्ट। इसके अलावा बोर्ड के अंदर जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके अंदर भी डिफरेंट यूज़र्स को हम डिफरेंट तरह के हम एक राइट्स देते हैं, उसके मुताबिक वो डाटे को एक्सेस कर सकते हैं या डाटे को उसके अंदर चेंजिंग वगैरह कर सकते हैं उसके अंदर। तो सिक्योरिटी का फीचर जो होता है आपका इंपॉर्टेंट होता है। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर कैन असाइन स्पेसिफिक एक्सेस फॉर द यूज़र ऑफ द डाटाबेस। एक स्पेसिफिक एक्सेस दी जाती है कि इस लिमिट तक जाके वो डाटे को वहाँ पे एक्सेस कर सकता है, डाटाबेस के अंदर जाके उस लिमिट्स को वो क्रॉस वगैरह नहीं कर सकता। अगर हम हर बंदे को इक्वल राइट दे दें तो हर बंदा अपनी मर्ज़ी से उसके अंदर डाटाबेस के अंदर चेंजिंग वगैरह करता रहेगा। लास्ट फीचर है इसके अंदर बैकअप एंड रिकवरी का। इंपॉर्टेंट फीचर है अवेलेबल इन ऑलमोस्ट ऑल द डाटाबेस प्रोग्राम्स के अंदर। कि हमने पहले भी इसका पढ़ा है कि बैकअप एंड रिकवरी का बैकअप हम क्यों क्रिएट्स करते हैं, ताकि अगर आपका ओरिजिनल डाटा किसी भी सूरत में अगर लॉस हो जाता है तो ये डाटा आपका सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, एसेट्स होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन का। तो बाद टाइम उसको रिकवर करना या उसको दोबारा कलेक्ट करना हमारे लिए एक डिफ़िकल्ट काम होता है। तो इस सूरत हाल से बचने के लिए हम उसके अंदर बैकअप एंड रिकवरी प्रोसेस हम यूज़ कर लेते हैं, ताकि अगर किसी वजह से भी अगर डाटा लॉस होता है तो हमारे पास एक बैकअप पड़ा होता है, तो वहाँ से हम डाटे को जाके वहाँ पे रिकवर्स कर लेते हैं। तो ये तो आपके पास था DBMS का लास्ट फीचर बैकअप एंड रिकवरी का। यहाँ तक आपका चैप्टर एंड होता है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाज़िर होंगे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।